तो बच्चों, इस टॉपिक में मुझे स्टार्ट करना है। मुझे बताना है शॉर्टेस्ट हाइट ऑफ प्लेन मिरर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फुल इमेज ऑफ ए मैन। तो मैंने समझाया था आपको कि कोई भी मैन भी अपनी फुल इमेज देखना चाहता है तो मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट उस मैन की हाइट की जस्ट हाफ होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो शॉर्टेस्ट हाइट का मिरर है, इसकी जो लोएस्ट एज है, इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होनी चाहिए? तो जितनी हाइट इस मैन की आई की है ग्राउंड से, उसकी जस्ट हाफ। एक बात समझिए बच्चों, जैसे यदि ये व्यक्ति है, यदि मान लीजिए ये व्यक्ति है और ए बी, तो ए से जो रेज है यदि परपेंडिकुलर जाएगी तो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, कम एंगल पर इंसिडेंट होगी, ऐसे आएगी। यहाँ आई है ही नहीं, तो इसको केवल 8 पॉइंट तभी दिखेगा जब ए से जो रेज जाए और रिफ्लेक्ट होकर कहां जाए? टुवर्ड्स आई। इसका मतलब इसके ऊपर का जो मिरर है वो फालतू है, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही बी से जो रेज है वो बाकायदा एक पर्टिकुलर एंगल पर ही इंसिडेंट होनी चाहिए ताकि रिफ्लेक्ट होकर आई पर जाए। उसके नीचे का ये जो मिरर है वो फालतू है, उसका कोई मीनिंग नहीं। इसका मतलब है कि जो फुल इमेज मैन को दिखती है वो हमेशा मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट से ही दिखती है। इससे आप शॉर्ट करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे शॉर्ट कर दोगे तो रे ऐसी जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी इंक्रीज होना होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे अब ऐसी जाएगी और यहां पर आई है ही नहीं, तो उसको दिखेगा ही नहीं। मतलब मैंने प्रूव किया कि ये कौन सी हाइट है मिरर की? शॉर्टेस्ट हाइट जिसमें ये मैन अपनी फुल इमेज देखता है। बच्चों यहां पर ध्यान दो, यहां से जो रेज आ रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये रिफ्लेक्टेड रेज तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90, ये 90। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यदि दो एंगल इक्वल हो गए तो डेफिनेटली बचा हुआ थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। फिर से यहां पर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ऐसे ही यदि ऐसा है तो मैं आपको समझा सकता हूं कि ऐसा क्यों, कहां से निकला है ये सब कुछ। तो जब आप ये आपने जो मिरर बोला उसकी मान लीजिए मिनिमम साइज कितनी है, शॉर्टेस्ट साइज mm डैश, जिसमें इस मैन की फुल इमेज बन रही है। अब m से यदि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सपोज mn और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए ये है n डैश n डैश। तो अब ये n डैश जो है इसकी हाइट किसके इक्वल होगी? mm डैश के इक्वल होगी। तो हमारे को n डैश निकाल लेना चाहिए। जितना n डैश होगा उतना ही mm डैश होगा। अब क्वेश्चन है कि ये n डैश आप कैसे फाइंड करोगे? तो बहुत सिंपल बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया आपको, क्योंकि I और R इक्वल होते हैं बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90, ये भी 90। अब टू ट्रायंगल्स में टू एंगल्स इक्वल है तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है बच्चों? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब इस ट्रायंगल की साइड EN तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड NE, तो AN अपॉन NE इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल की साइड NN तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड NN। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया।
इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू एन ई मैंने प्रूव किया। वन, जैसा मैंने यहां प्रूव किया है बिल्कुल सेम यहां भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप यहां भी देखिए ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं 90, ये 90, तो बचे हुए थर्ड एंगल भी इक्वल होंगे, फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, फिर यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, ई एन डैश अपॉन एन डैश बी इज इक्वल टू एन डैश अपॉन एन डैश कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये जाएगा ई एन डैश इज इक्वल टू एन डैश बी, ई एन डैश इज इक्वल टू एन डैश बी, ये सेकंड कंडीशन बनेगी। अब यदि इस मैन की टोटल हाइट की बात करो ए बी, तो इस ए बी को आप कैसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए एन प्लस एन ई प्लस ई एन डैश प्लस एन डैश बी। ए बी को आप लिख सकते हो ए एन प्लस एन ई प्लस ई एन डैश प्लस एन डैश। अब आप देखो ए बी इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू आपने प्रूव किया है नहीं, यहां पर ए एन की जगह एन ई लिख दीजिए प्लस एन ई प्लस ई एन डैश प्लस, फिर देखो आप ई एन डैश इज इक्वल टू एन डैश बी, तो एन डैश बी की जगह आप क्या लिख सकते हो ई एन डैश, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन ई प्लस ई एन डैश, ये ट्वाइस एन ई, ये ट्वाइस ई एन डैश, तो कॉमन निकल गया, तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन ई प्लस ई एन डैश, एन एन डैश, तो आप इसके लिए लिख सकते हो एन एन डैश, इसका मतलब ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू एन एन डैश, और एन एन डैश इज इक्वल टू व्हाट, एन एन डैश, ये एन एन डैश इसके इक्वल होगा एन एन डैश, मतलब हमने प्रूव किया shortest height of plane mirror for the formation of full image of a man, it should be half of height of a man। साथ ही साथ बच्चों आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि इस मिरर की जो लोएस्ट एंड है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड से हाइट का मतलब एन डैश जी, तो ये भी बहुत सिंपल है, आप देखिए तो इसकी जो आईज है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे ई बी, तो आप ई बी को क्या बोल सकते हो, ई बी इज इक्वल टू ई एन डैश प्लस ई एन डैश प्लस एन डैश बी, इसका मतलब ई बी इज इक्वल टू ई एन डैश, देखो आप लिख सकते हो एन डैश बी, तो क्या लिखोगे आप एन डैश प्लस एन डैश बी, मतलब ई बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन डैश बी, मतलब ई बी अपॉन 2 इज इक्वल टू एन डैश बी, और एन डैश बी किसके इक्वल है, एम डैश बी के, एन डैश बी कितने, एन डैश बी, व्हाट इज ई बी, हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ अ मैन फ्रॉम द ग्राउंड। तो यदि कोई 6 फीट का व्यक्ति, मान लीजिए सपोज क्वेश्चन है कि कोई मैन है उसकी हाइट 1.8 मीटर है और उसकी जो आईज है वो हेड से 10 सेंटीमीटर बिलो है, तो बताइए शॉर्टेस्ट हाइट ऑफ प्लेन मिरर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फुल इमेज ऑफ ए मैन, आपका आंसर होगा 1.8 डिवाइडेड बाय 2, जितनी मैन की हाइट उसका जस्ट हाफ 0.9, वो 0.9 मीटर का जो मिरर है उसको लाकर वॉल पर लगाएगा तो उसको अपनी फुल इमेज दिखेगी, लेकिन उसकी फिक्स पोजीशन भी होनी चाहिए। क्या पोजीशन होनी चाहिए, तो उस मिरर की जो लोएस्ट एंड है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली उस मैन की जो आई लेवल है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई,
जितनी टोटल हाइट है उसमें से हेड और आई के बीच का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10 सेंटीमीटर। तो आई इस ग्राउंड से कितनी हाइट पर हो गई? 1.7 मीटर। 1.7 डिवाइडेड बाय 2, 0.85। मतलब ग्राउंड से उसको 0.85 मीटर हाइट मेजर करनी पड़ेगी और फिर वहां पर मिरर को उसको लगाना पड़ेगा और फिर मिरर के सामने जब वो खड़े होगा तो उसको अपनी फुल इमेज दिखाई देगी। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यदि मैं आपको बोलूं जो मुझे बताना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस formed by two inclined mirrors। प्लेन मिरर से कितनी इमेज बनती है? तो सिंगल प्लेन मिरर से 1 इमेज फॉर्म होगी। यदि आप प्लेन मिरर के सामने यहां खड़े होते हैं तो आपकी यहां इमेज बनेगी। कितनी इमेज? 1। लेकिन बच्चों यदि थिक मिरर आप यूज करते हैं, मिरर कैसे बनते हैं भाई? ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसके एक प्लेन को, एक सरफेस को हम सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, निकल पॉलिश कर देते हैं और उसके बाद फिर ब्राउन पेंट, तो आप लोगों ने देखा होगा ये मिरर टूटा हुआ, ब्राउन पेंट की कोटिंग कर देते हैं तो अपोजिट फेस से रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो यदि थिन, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये मिरर हो गया, मिरर में 2 फेस, इसमें से एक फेस पर आप सिल्वर पॉलिश या निकल पॉलिश कर दीजिए और फिर ब्राउन पेंट की कोटिंग कर दीजिए। उसी को हम बताते हैं, यहां से रेज जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो बच्चों यदि थिन मिरर है तो थिन मिरर से तो ठीक है एक ही इमेज बनेगी, पर यदि थिक मिरर है तो थिक मिरर में एक से ज्यादा इमेजेस बनती हैं। क्यों बनती है एक से ज्यादा? क्योंकि रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। थिक मिरर में रेज यहां से ग्लास के अंदर जाती है तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर सेकंड फेज से रिफ्लेक्शन होगा, फिर बाहर निकलेंगी तो यहां से फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है और इसलिए कई इमेजेस बनती हैं। थिक मिरर में कई इमेजेस बनती हैं, मोटे मिरर में कई इमेजेस बनती हैं, लेकिन सबसे शार्प इमेज सेकंड नंबर की इमेज होती है। और ये क्वेश्चन बनता है, थिक मिरर में कई इमेजेस बनेंगी, जो सबसे शार्प इमेज होती है, क्लियर इमेज होती है, वो सेकंड नंबर की इमेज होती है। अब सिंगल मिरर में तो बात खत्म हो गई, लेकिन यदि 2 इंक्लाइंड मिरर्स हैं और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की कुल कितनी इमेजेस बनेंगी? मेरी बात समझ रहे बच्चों? ये 2 मिरर्स, कौन से मिरर्स? इंक्लाइंड मिरर्स। इन मिरर्स के बीच का एंगल थीटा और यहां कोई ऑब्जेक्ट है पी। अब इस ऑब्जेक्ट पी की इन मिरर्स में टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी? तो टोटल इमेजेस फाइंड करने के लिए बच्चों प्रैक्टिकल कर करके, क्योंकि ये डिराइव नहीं किया गया, प्रैक्टिकल बेसिस पर है, प्रैक्टिकल करके निकाला गया, एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। वो फॉर्मूला है कैपिटल N इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। What is theta? Angle between the two mirrors. What is capital N? Simple value, number of images नहीं है ये केवल सिंपल वैल्यू है। यदि आप इसमें फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करें, और बाय द वे ये कैपिटल N की वैल्यू इवन आई, तो फिर इस केस में फर्स्ट इफ
and even total number of images small n equal to 360 upon theta minus 1। ये आंसर होगा। आपको इस पर टिक करना पड़ेगा, मैं भी समझाऊंगा एग्जांपल देकर, लेकिन n की वैल्यू यदि ऑड आ गई तो फिर दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस when object placed symmetrically and second when object placed asymmetrically। सिमेट्रिकली का मतलब ऑन एंगल बाइसेक्टर, मतलब यहां पर फर्स्ट मिरर से जितना डिस्टेंस सेकंड मिरर से भी सेम डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकली। तो फर्स्ट केस इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा ही होगा। लेकिन यदि असिमेट्रिकली है ऑब्जेक्ट, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये अब बच्चों ये जो चीज मैंने समझाई है इसको मैं थोड़ा एग्जांपल देकर समझाता हूं। क्वेश्चन है इफ टू प्लेन मिरर्स inclined or if two plane mirrors are mutually perpendicular and any object placed between them, then how many images formed by two inclined mirrors। तो बहुत सिंपल, टू मिरर्स परपेंडिकुलर बोले गए हैं, उनके बीच का एंगल कितना हुआ 90। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए 360 अपॉन 90, 4 आ गया। 4 का मतलब इवन वैल्यू, तो आपको इस केस को देखना है, इस केस की तरफ सोचना भी नहीं। आपका आंसर होगा 360 अपॉन 90 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 के ऊपर टिक कर दीजिए। लेकिन यदि क्वेश्चन में बोला है टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड बाय 72 डिग्री and any object placed between them symmetrically, then how many images formed by two inclined mirrors। तो बच्चों दोनों मिरर के बीच का एंगल 72 हो गया। 360 अपॉन 72 करते हैं आप कितना आएगा 5। 5 का मतलब ऑड वैल्यू, मतलब ये वाला केस। आपको इस केस को नहीं सोचना है। क्वेश्चन में मैंने बताया था कि क्या बोला था, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, तो आपका आंसर हो जाएगा 360 अपॉन 72, 5 को आप टिक कर दीजिए। लेकिन यदि असिमेट्रिकली होता तो आप किसको टिक करते, 5 माइनस 1 4 को टिक करते। यदि मैं क्वेश्चन करूं टू प्लेन मिरर्स हैं पैरेलल हैं और उनके बीच में ऑब्जेक्ट है, तो मुझे बताइए कितनी इमेजेस बनेंगी। if two plane mirrors are parallel and any object placed between them, then how many images are formed by two mirrors। तो आपका आंसर होना चाहिए सर इनफाइनाइट, क्योंकि पैरेलल मिरर्स के बीच का एंगल कितना बोलोगे 0। 360 अपॉन 0 कितना होता है इनफाइनाइट। आप लोगों ने देखा होगा सैलून शॉप में, ब्यूटी पार्लर में, टेम्पल्स में, बीच में मूर्ति होती है, साइड में मिरर लगे हुए रहते हैं और आप बीच में खड़े, जो भगवान होते हैं उनकी हमको इनफाइनाइट इमेजेस दिख रही है। हर इमेज अपोजिट मिरर के लिए बिहेव करती है एज ए ऑब्जेक्ट। यहां पर यदि टू मिरर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पर P1।
ऐसे इस मिरर में यहां बनेगी इमेज P2। लेकिन बच्चों ये जो P1 इमेज बनी है ना, वो सेकंड मिरर के लिए बिहेव करेगी एज ए ऑब्जेक्ट, और चूंकि इतने डिस्टेंस पर है तो इतने डिस्टेंस का ही यहाँ डिफरेंस। ऐसा ही फर्स्ट मिरर पर, अभी फर्स्ट मिरर में इमेज किसकी बनी थी? P की, लेकिन जो सेकंड मिरर में इमेज बनी है वो भी फर्स्ट मिरर के लिए बिहेव करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हर इमेजेस अपोजिट मिरर के लिए बिहेव करेगी एज ए ऑब्जेक्ट और इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन का, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन उसी से होंगे। यदि मैं क्वेश्चन करूं सिंगल मिरर है, प्लेन मिरर है, तो उससे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो आपके दिमाग में आएगा सर व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? वेरी सिंपल, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ फाइनल रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यदि हम प्लेन मिरर है उस पर कोई रे इंसिडेंट करते हैं, यदि मिरर नहीं होता तो रे स्ट्रेट निकल जाती, पर है इसलिए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये रे जो थी अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट थी, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेल से डिनोट करते हैं। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। सिंगल मिरर के केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, या नॉर्मल ड्रॉ करोगे ये आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आई और आर इक्वल होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये आई प्लस डेल, आई प्लस डेल इज इक्वल टू 180। इसका मतलब डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। यदि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो आप एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि टू इंक्लाइंड मिरर्स हैं तब, तो उस केस में बच्चों टू इंक्लाइंड मिरर्स के केस में यदि ये ऐसे टू मिरर्स हैं, इंक्लाइंड है, इसमें से एक रे आपने यहाँ इंसिडेंट की है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहा है बाय फर्स्ट मिरर एंड देन बाय सेकंड मिरर। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो बच्चों ये जो रेस थी ना वो ऐसी आ रही थी, मिरर नहीं होता तो ऐसी जाती, पर मिरर है ऐसी चली गई, मतलब ये क्या हुआ? डेविएशन। उसके बाद ये रे सेकंड मिरर पर गई, यदि सेकंड मिरर नहीं होता तो ऐसी जाती, पर है इसलिए ऐसे जा रही, इसका मतलब ये फिर डेविएशन हुआ डेल 2। दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना है? थीटा। टोटल डेविएशन में बात करूं तो आप क्या बोलोगे? डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। भाई दो ही बार तो हो रहा है, दो ही बार तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, तो टोटल डेविएशन डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। इसको बच्चों पूरा हम डिराइव करते हैं तो फाइनल आंसर आएगा डेल इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। यहां पर ध्यान रखो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता और ये क्वेश्चन बनता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? यदि टू मिरर्स हैं, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, आपके पास टॉर्च है, टॉर्च से आपने रे इंसिडेंट की है, ये रे यहां जाएगी फिर रिफ्लेक्ट होगी, टोटल डेविएशन कितना होगा? तो आपका आंसर होगा
360 माइनस 2 इंटू 30 मतलब 300। अब चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कितना भी चेंज कर ले, एंगल ऑफ डेविएशन 300 ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब डॉट से जो आपने रे डाली थी ऐसी की जगह यदि आप ऐसी कर दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ऐसी जाएगी और अभी भी ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन 300 ही रहेगा। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे प्लेन मिरर से रिलेटेड जो मुझे डिस्कस करने चाहिए थे, बल्कि इसके क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, लॉन्ग क्वेश्चंस, तभी तो अपने को ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे। आप लोग सोचते हैं कि 12th क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन क्यों करवाए जाते हैं, एग्जाम में क्यों आते हैं? जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हैं तो वही क्यों नहीं? पर बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव्स इजी हो जाते हैं। तो बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर की थ्योरी कंप्लीट की है।